सत्ता पक्ष के एक बहुत बड़े लीडर माननीय शाहजी ने खुद कहा कि तो जुमले थे जी, इलेक्शन के जुमले थे जी। जुमला मतलब झूठ। कि मोदी जी का एक बयान बहुत बड़ा खतरनाक है कि अगर कांग्रेसरी आए तो क्या कहें ये मंगलसूत्र। हम क्या करना चाहते हैं? मंगलसूत्र बिछे हैं आज तक कहीं कहीं पुरुष नहीं इन मुसलमानों को क्या कुछ बख्शीश दे दी? असल विषय महंगाई है, बेरोजगारी है, करप्शन है, डेवलपमेंट है, ये तीन चार ही तो है जी जी मेनो इनकी। और सबसे बड़ी खतरनाक चीज ये कि आज सांप्रदायिक सद्भाव इन 10 वर्षों में खत्म हुआ है, जो गलत दिशा में जा रहा है। कभी भी विस्फोट की स्थिति पैदा हो सकती है। ये बुद्धिजीवियों के लिए सोचने का विषय भी है। यह देश में बंटवारा हो गया, बिना पर्ची बिना खर्ची की बात कर रहे हैं, बिना भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। देखो कितना भैया, मानते हैं? देखो भैया मेरी बात सुनो, एक बात तो चौधरी साहब, बात फरीदाबाद की चल रही थी जी। और लोकसभा चुनाव का ऐलान तो हो ही चुका है। बड़ी चर्चाएं हैं आपके नाम की कि फरीदाबाद लोकसभा से आप देखिए तैयारी है या पार्टी आपको तैयार कर रही है? देखिए पब्लिक की भावना और पार्टी का एक वो रहा है, तो मैं ऑन डिमांड हूँ। अच्छा, ऑन डिमांड तैयार हैं आप। फरीदाबाद के कौन से 4-5 बड़े मुद्दे समझते हो जिनकी फरीदाबाद को खास जरूरत है? देखिए वैसे सुनिए, चुनावी हवाएं चल रही हैं, पहले चरण का मतदान हो चुका है और चुनावी बयार इस समय बहुत तेज बहनी शुरू हैं। जब मैं इस समय आज फरीदाबाद के अंदर चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के निवास पर मौजूद आया हूं तो मौसम ने भी करवट ली है और इसके साथ साथ बारिश की, तेज बारिश ने ऐसा लगता है कि जो मौसम की गर्मी को तो कम कर दिया होगा, लेकिन चुनावी गर्मी पर यह बरसात खास असर नहीं करेगी। इस चुनावी मौसम के अंदर हरियाणा की जनता के लिए खासकर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हरियाणा की जनता को बड़ा इंतजार है कि कांग्रेस के कैंडिडेट कौन होंगे। एक तरफ जहां बीजेपी ने अपने कैंडिडेटों का अनाउंस कर दिया है, तो हरियाणा की जनता को, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में होने वाला है और जिस प्रकार की सियासी गतिविधियां चल रही हैं, उसके लिहाज से लोगों की निगाह इस तरफ है कि कांग्रेस से कैंडिडेट कौन होंगे। तो मैं आपको जो बता रहा था कि चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के निवास पर मैं आया हूं। जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं या जो पुराने लोग हैं वो बड़े अच्छे से जानते होंगे, चौधरी महेंद्र प्रताप एक वो शख्सियत है जिन्होंने कि 1987 का वो दौर जब हरियाणा के अंदर न्याय युद्ध की और चौधरी देवीलाल की लहर थी, तो उस समय मेवला महाराजपुर सीट को फतेह कर लिया था। और उसके बाद में महेंद्र प्रताप जी फरीदाबाद की राजनीति में न केवल हरियाणा की राजनीति में एक अपना अलग मुकाम बनाए रहे। कई बार विधायक बने, कई बार सरकारों में मंत्री बने। 2014 के बाद चौधरी महेंद्र प्रताप जी राजनीति से थोड़ा सा तटस्थ लगते थे, लेकिन अब जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो उनका नाम बड़ा तेजी से आगे बढ़ने लगा। इसी को लेकर उनसे बात करने के लिए मौजूद हूं। चौधरी साहब, आपका स्वागत है देश रोजाना के मंच पर। सियासत क्या रंग ले रही है चौधरी साहब हरियाणा का? देखिए सियासत हरियाणा ही नहीं, सियासत देश में भी करवट ले रही है जी। हरियाणा का एक इतिहास राजनीतिक तौर पर एक अपना विशेष रहा है। पुराने इतिहास को देखें तो बदलाव के कारण भी, बदलाव की बयार भी हरियाणा से ही चली है। देखो वैसे हर चुनाव का अपना महत्व होता है। 5 वर्ष में जनता को अधिकार है कि वो अपनी जन अपेक्षाओं या और साथ साथ उपेक्षा दोनों के बीच एक फैसला करती है कि मुझे क्या करना है। तो हर चुनाव का एक अपना विशेष महत्व है, लेकिन इस समय का एक चुनाव जी मेरी दृष्टि में, और मेरी दृष्टि में नहीं, हर बुद्धिजीवी की दृष्टि में एक विशेष चुनाव है कि आज देश की स्थिति क्या है। देश में बहुत बदलाव हुए हैं हर चुनाव में, कभी 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, अलग अलग, जल्दी भी देर से भी जी। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी चीज़ है जी जी
इस 10 वर्ष की राजनीति में जी कितने उतार चढ़ाव और कितने इश्यूज नए पैदा हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला चुनाव हुआ आज से 10 वर्ष पहले, 2014 की में। पारी का। जी उससे पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, मनमोहन की सरकार थी। अब उस सरकार के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं न कहीं सरकारों की होती है। जी दूसरा, जनता का मिजाज ऐसा भी है कि जब मीठा खा ले है ना घना, थोड़ा बहुत नमकीन के बन भी करता है, टेस्ट चेंज करने के लिए। करता है। तीसरा, जो भी पार्टी सत्ता पक्ष के खिलाफ मैदान में होती है, उनका प्रचार तंत्र भी प्रभावित करता है जनता को। जी 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 नई नई आशा देना, नई नई सब्ज बाग दिखाना, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं इलेक्शन में मतदाता के विचारों को। उसमें सबसे पहला जो है बदलाव में, जहां ये कारण मैंने भी बताए, एक कारण ये रहा कि भाई कांग्रेस ने बड़ी धांधली बेईमानी की है, सारा धन लेकर के बाहर छुपा दिया। इस सारे 2004 के 14 के चुनाव से पहले सब था ये। जी जी था जी बिल्कुल। 14 के चुनाव का बहुत बड़ा इश्यू था ये। और इस धन को हम लाएंगे और उससे देश में खर्च होगा, और ये एक एक खाते में भी 15-15 लाख रुपए तक भी पहुंचेंगे। बहुत है इतना बात तो। जी कुछ पुरानी एंटी इनकम्बेंसी सरकार 10 साल तो लगातार मनमोहन की सरकार हो ही गई जी थी, और देश ने बदलाव दे दिया, सरकार बदल गई। अब याद करिए कि जब दूसरा चुनाव आया 2019 में 2019 में, जी उससे पहले आप लोगों ने भी सवाल किए सत्ता पक्ष से इसी विषय पर, खास तौर से काला धन जी के विषय में। बिल्कुल। सत्ता पक्ष के एक बहुत बड़े लीडर माननीय शाहजी ने खुद कहा कि तो जुमले थे, जी इलेक्शन के जुमले थे। जी जुमला मतलब झूठ, जैसे बच्चे को बहका देते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है, वैसे बहुत बड़ा अपराध भी है, जी जी जिसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी, जी वहीं छोड़ दी। करना तो प्रचार आप लोगों को चाहिए था। जी जी और यह हालत पैदा हो रही थी इलेक्शन से पहले, मुझे याद है जहां तक, कि बीजेपी के विरुद्ध कोई खास वातावरण नहीं रह रहा था। ऐसा समय आया। जी जी और उसके बाद एक ऐसा दूसरा जुमला आ गया, पुलवामा, जिसे उस समय नहीं माना। ये मामला कमाबेश धीमी गति से उठा भी, जी जी कई इस पर सवाल भी उठे, कई मंचों से उठा, बिल्कुल उठा, लेकिन वो जनता ने उसको नहीं सुना। आज वो साबित भी हो गया। जी आप लोग भी शायद इसको मानते हैं। जी जी सतपाल मलिक जी के बयान के बाद तो मैं समझता हूँ कोई संशय नहीं रहना चाहिए। उस समय भी बुद्धिजीवी लोग ये समझते थे, कह नहीं सकते थे, ये अलग चीज़ है, जी जी कि जो इंटरनेशनल ग्लोबल मीडिया है, उनका भी मैंने पढ़ा था उस समय कुछ, कि अभी कोई हमें ऐसे साक्ष्य जीवन के नहीं मिले। नहीं मिले। ये शब्द मुझे याद है थोड़ा। उन्होंने बड़ा समझदारी से, बड़े नरम ढंग से इस विषय को, कि भाई किसी देश के विषय में हमें किस ढंग से क्या बात करनी चाहिए, ऐसा रहा होगा। जी दूसरा, हम ने जो है आतंकवाद के नाम पर वहाँ अटैक किया। अटैक में हमारा जहाज गिरा, याद है ना। उन्होंने भी एक मिसाइल ही मार दी। शुक्र है नुकसान किसी का भी नहीं हुआ। हम कहते हैं कि हमने उसका जहाज गिरा दिया। सवाल उठा को जहाज कहाँ था, देखो जहाज पाकिस्तान में गिर गया। भाई यहाँ मारेगा, अटैक करेगा तो यही तो गिरना चाहिए। हमने किया,
अपनी जो कार्रवाई थी, अब मैं उसके विषय में नहीं कहूं, जी, तो मेरा मतलब एक सवाल खड़े हुए। मतलब जो सतपाल मलिक जो कहते हैं कि पुलवामा का जो अटैक था या पुलवामा का जो हादसा था, वो जो आपने अभी कहा कि जैसे जुमला 15 लाख को आपने कहा कि, और अमित शाह जी ने खुद कहा कि वो चुनावी जुमला था और वो सार्वजनिक बात है, उसके अंदर कोई छुपाने वाली बात चीज रही नहीं है। अब ये कहने की बात तो रही नहीं, कोई बात रही नहीं, इसमें आप कोई क्या मानते हैं विपक्ष की कि भी बात उसके नहीं पीछे भी कोई जुमला इस टाइप की जो नहीं, मैं तो आपने कहा जुमला ही, अभी? मैं इसलिए जुमला मान रहा हूं कि सतपाल मलिक जी क्या कह रहे हैं, मैं तो उस आधार पर कह रहा हूं, बाकी तो ईश्वर जाने, लेकिन उस आधार, उसको आधार मान के हम उसको सही मानना पड़ेगा हमें कि तत्कालीन गवर्नर थे कश्मीर में वो, और उन्होंने कहा कि मैंने खुद टेलीफोन से बात की है, यही कहा है ना। चौधरी साहब प्लीज आपकी बात 1 मिनट ही रोकूंगा, 1 मिनट के लिए। आपके बारे में चर्चा है कि, हालांकि आगे चलूंगा उस पर दोबारा आऊंगा, आपके बारे में चर्चा है कि लोकसभा चुनाव के लिए जो एक लिस्ट भी आई थी, जिसको कुछ लोगों ने कहा फेक लिस्ट है, कुछ ने कहा शायद वही सही लिस्ट थी, खैर उस पर नहीं जाएंगे अभी हम, वो बात की बातें हैं। क्या आपकी अगर सरकार बनती है, आप कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं, हरियाणा के कई बार मंत्री रहे हैं, अगर आप बतौर सांसद बन करके, बतौर कैंडिडेट होकर के, और या फिर आगे आपकी सरकार बनती है, क्या आपकी सरकार उसकी जांच की तरफ जाएगी? ये देखिए, ये आगे का विषय है जी, इसको ना छेड़ा जाए तो अभी चलिए उचित होगा जी। अभी तो मैं उसी बात पे कह रहा हूँ, जांच की आवश्यकता कि पहले तो जनमत इस विषय में क्या सोचता है, इस समय का विषय अब ये है अभी जी, वो तो सरकारों का विषय है, आगे जी, की जी, चीज़ें हैं। तो उसके विषय में जब उन्होंने कहा कि मैंने बात की टेलीफोन से प्रधानमंत्री जी जिल से कि यहाँ से हमें ये इस उससे उचित नहीं है, हमें एयर लिफ्ट जो भी है, और उन्होंने जो कुछ आके कहा वो उन्होंने कहा है, वो सार्वजनिक है, सब सार्वजनिक हो गया। जी, मतलब ये है कि ऐसा वातावरण क्रिएट हो गया जैसे आज मैं छद्म राष्ट्रवाद की संज्ञा दूंगा। लोगों के दिमाग में तो एक राष्ट्रवाद की भावना एक पैदा हुई, जगा दी जी, कि भाई मार दिया हमने, बदला ले लिया, ये कर दिया, फलां चीज कर दिया। अब आतंकवादी एक गतिविधि आज भी चल रही हैं, बहुत समय से चल रही हैं जी, उनके ऊपर, उनको मार भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन उससे ऐसा एक वातावरण क्रिएट हो गया कि भाई पाकिस्तान तो बस कतई खत्म ही हो गया, और फलाना ढिमका मोदी जी, और ये वो। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की गरिमा का हमें हमेशा ख्याल करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन उस पद पर बैठा हुआ या और पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति का कर्म एक्शन कैसा क्या है, उसको भी हमें देखना परखने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जी, जी, जी। तो उसमें जो है, जब ये चीज ये कहा कि नहीं तुम्हारा काम नहीं है, तो भाई ये दूसरा, मैं इसे जुमला ना कहूं तो क्या कहूं। ठीक, बिल्कुल। और इसके बाद वो खुल गया उन्हीं का गवर्नर, और मैं उन्हें नहीं जानता सतपाल मलिक को जी, लेकिन मैं उनकी इज्जत इसलिए करता हूं कि गवर्नर होते हुए सरकार का किसान आंदोलन में किसानों का पक्ष लिया उस व्यक्ति ने जी, एक सही स्टैंड था, उसने परवाह नहीं की कि मैं गवर्नर रहूं या ना रहूं। ठीक बात है, बिल्कुल। तो वो चीज साबित होती है, तो दूसरा जुमला हो गया नहीं हो गया। जी, 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 मैं फर्क की बात कही है आपने चुनाव के विषय में। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। कुछ दिन पहले से ही, 1 साल पहले ही लोग कह लगे कब कि तीसरा कोई जुमला और ना आ जाए। जुमला मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ जी, कि वे फिर कुछ ना कुछ होगा, कहीं बम पड़ सके या मंदिर आएगा, और मंदिर ही आया। मंदिर आया 1 साल पहले ही तारीख फिक्स हो गई। ऐसे तो सब कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं राम मंदिर? मैं कुछ भी नहीं मानता जी, लोग भी नहीं मानते, लोग भी समझ रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि देखिए, मंदिर का जाकर मंदिर के विरुद्ध कोई भी नहीं है जी, ये एक आस्थाओं का सवाल है व्यक्ति की, इसके ऊपर को ज्यादा हमें वो नहीं उठाना चाहिए। मंदिर के, मस्जिद के मामले को सबने माना है, जी, जी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जी, दूसरे पक्ष ने भी माना, इन्होंने भी माना, संस्थाओं ने, संगठनों ने इसमें वो दिया, सरकार का भी एक विषय सहयोग रहा होगा, मैं उसे नहीं कह रहा, और मंदिर की दिशा में कदम बढ़ गया। मंदिर आज पूरा तो नहीं है ना, मैं ही नहीं कह रहा, 4 जो शंकराचार्य हैं इस देश के, जिनको
4 पीठों का शंकराचार्य को सबसे बड़ी पीठ और आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे बड़ा वो मानते हैं 4 शंकराचार्य। जी जी जी। हालांकि शंकराचार्य तो बहुत बन रहे हैं आजकल, लेकिन 4 पीठ वो हैं जिनको आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया था। जी। आदि गुरु शंकराचार्य को महादेव का अवतार अब तक माना है। मैं भी अगर उस दृष्टि से कहूं तो शायद मैं भी ऐसे ही मानूंगा। ठीक बात है, बिल्कुल। 12 साल की उम्र में उसे वेद शास्त्र कंठस्थ थे। 12 साल की उम्र में माँ को भी छोड़कर घर से निकल गए और सनातन धर्म को उन्होंने जिस ढंग से पेश किया, अंधविश्वास को जिस ढंग से खत्म किया जी। सारे उसमें शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र जैसा व्यक्ति जिसका कोई मुकाबला शास्त्रार्थ में उस जमाने में नहीं था जी। उन्होंने भी उनकी जो है शागिर्दी स्वीकार की और उन्हीं की जो चलाई हुई परंपरा है, वही कह रहा हूं। फिर उन्होंने 4 पीठ स्थापित की जी, कि 4 पीठ सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को यही स्थापित रखेंगी और इस पर वो व्यक्ति ही होंगे जो पूरे साध्य पुरुष होंगे। 4 ने क्या उसको स्वीकार किया? नहीं किया। उनके ऊपर मैं निष्पक्ष बात कह रहा हूं। जी जी जी। 4 को हर तरह से मनाने की भी कोशिश की, करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है, ये परंपराओं के विरुद्ध भी है, सही धार्मिक उसका वो नहीं है, हम इस राजनीतिक उसमें शामिल नहीं होना चाहेंगे। बड़े नम्रता से उन तो अलग हो गए। तो इसका असर फिर मानना चाहिए भाई, समझदार व्यक्तियों को तो नहीं मानना चाहिए। तो मेरे जैसा अनपढ़ हो तो चलता रहेगा, कहा भाई ठीक है, तो एक अलग चीज है। तो ये 3 जुबले हो गए। मैं आज की राजनीति, आज के विषयों की बात में कहता हूं। जी जी जी। तो ये सारा खेल प्रचार तंत्र के माध्यम से सरकार की छवि, सरकार के गीत और उससे लोगों के दिमाग में एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना कि भाई इनका तो कोई मुकाबला नहीं, ये है फलाना और ढिमका। असल विषय दब गए, खत्म हो रहे हैं जी। कि असल विषय क्या है। असल विषय महंगाई है जी, बेरोजगारी है, करप्शन है, डेवलपमेंट है। ये 3-4 ही तो है जी जी मेनो इनकी। और सबसे बड़ी खतरनाक चीज ये कि आज सांप्रदायिक सद्भाव इन 10 वर्षों में खत्म हुआ है, जो गलत दिशा में जा रहा है। कभी भी विस्फोट की स्थिति पैदा हो सकती है। ये बुद्धिजीवियों के लिए सोचने का विषय भी है। यह देश में बंटवारा हो गया, बंटवारे में जो भी वो थी शर्त थी, रियासत आई, मिल गई जी, उसके बाद कोई दंगे नहीं हुए थे जी। आज ये वातावरण हम क्यों पैदा कर रहे हैं? क्या दे दिया इनको? माइनॉरिटी को जो कुछ दिया संविधान ने दिया है। संविधान में व्यवस्था की है उस जमाने में। संविधान के निर्माताओं ने उचित भी थी। हालांकि कई व्यवस्था आर्जी हैं, लेकिन उसके पीछे आज पॉलिटिकल कारण भी है और कुछ दूसरा व्यवहारिक भी मान लूं मैं कि अभी आवश्यकता है कि वो पर्पस सर्व नहीं हो सका कई चीजों का जो संविधान में व्यवस्था की, जैसे रिजर्वेशन का ही चल रहा है जी। रिजर्वेशन आज ऐसा विषय है जिस पर बहुत कुछ विचार करने की जरूरत है। पर ये विचार जब सही संभव हो सकता है जब सारी पार्टियां मिलकर के ये टांग ना खींचे और अपनी बड़ी वोट की राजनीति ना करें। जब तक ये रहेंगी, जब तक इस पर विचार नहीं होगा, सब इसका समर्थन ही चलता रहेगा। जी, जी, जी। क्या है क्या नहीं है। तो ये कई विषय ऐसे कि आज का चुनाव एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जी। और मैं तो आज ही सुना, मैं तो पढ़ा तो नहीं, मुझे विवेक बता रहा था कि मोदी जी का एक बयान बहुत बड़ा खतरनाक है कि अगर कांग्रेस ही आए तो क्या कहें, ये मंगलसूत्र हम क्या करना चाहते हैं? मंगलसूत्र बिछे हैं आज तक कहीं पुरुष नहीं, इन मुसलमानों को क्या कुछ बख्शीश दे दी? पहले हुक्मरानों ने, कांग्रेस रही उसके बाद भी दूसरे बदलते रहे। 2006 का एक वीडियो चला रहा है बीजेपी का आईटी सेल कि भाई वो मनमोहन सिंह ने उस समय कहा था। मैं मनमोहन की बात छोड़ दो, क्या कहा था मैं नहीं, मुझे पता नहीं है। जी जी। क्या कह दिया क्या नहीं, छोटी छोटी बातों को लेके ये कह दिया, कहीं अमल कर दिया जी, उनको कुछ दे दिया, दूसरों से छीन के कर दिया,
स्पेशल वो कर दिया, उनको दे दिया। ये चीज़ें तो एक ऐसी है जैसी गलियारों में, अब मैं क्या कहूँ, आज जो झगड़े करे हैं ना, तूने यूँ कह दी मैंने ये कह दी, ये विषय नहीं है। ये बात ये है कि हम ये सुहाग को भी, यार क्या कह रहे हो, हमारे लायक, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री के लायक की बात कहने की नहीं है जी। ये हम गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। और ये बयान प्रधानमंत्री जी की मैं निराशा भी मानता हूँ कि यहां तक पहुंच रहे हैं, ये वातावरण पैदा करने के लिए तो कहीं न कहीं निराशा है जनता। मैं वही एक बात पर आता हूँ कि पहले दौर का चुनाव हो चुका है, आपने कहा निराशा, तो क्या लगता है पहले दौर के चुनाव से सरकार को कुछ ऐसा लग हाँ, रहा इस बात से लगता है। है? देखो मुझे ज्यादा पता नहीं है जी। लेकिन मुझे रिपोर्ट ये मिली है उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, कि वहां सित्ती जो है कांग्रेस के पक्ष में गई है जी ज्यादातर। जी। बल्कि कई तो ये कह रहे थे 12 का चुनाव हुआ है 12 का राजस्थान चुनाव हुआ राजस्थान में। जी जी तो वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हर हालत में आधे जीत रही है। जी। मुझे असलियत तो मुझे पता नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो ये हालत ये निराशा को जताती है। जी। लेकिन सत्ता के लिए यार हम इस तरह के फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं समझता हूं ये भी मानवता के तो नहीं है। तो ये तो देश के मुद्दों की बात हुई चौधरी साहब। जी नहीं, आपने पूछ ली, मैंने तो इसलिए कह दी। 10 साल से हरियाणा के अंदर सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। जी। मनोहर लाल जी भी मुख्यमंत्री थे, आजकल नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, आप भी लंबा समय सरकार में रहे हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची की बात कर रहे हैं, बिना भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कितना मानते हैं? देखो भैया मेरी बात सुनो, एक बात सुनो, ये पर्ची खर्ची, इनके जुमले, अरे वाकपटुता, अरे शब्दों का इस्तेमाल, इससे सम्मोहन पैदा करना, ये इनमें कला है। मतलब सम्मोहन अस्त्र है। नहीं मैं बहुत ये तो एक ये इस्तेमाल करते हैं जी। वास्तविक चीजों पे आइए आप, जी जी, आंकड़ों पे आइए आप, उससे सिद्ध करिए, इन जुमले शब्दों से मत करिए। मुझे याद है 2-3 वर्ष बीते होंगे, अगर आपके भी याद हो, से सवाल किया होगा मीडिया ने कहीं उसमें, तो उन्हें कहा किसी इशू के विषय पे, ये कह रहे हमने 2-3 साल तो अभी एक्सपीरियंस गेन किया है अभी। खट्टर साहब ने कहा था कि ये ट्रेनिंग सेंटर हो फिर तो जी हरियाणा की सरकार का। हाँ। अब जो एक्सपीरियंस गेन कर रहा है वो प्रदेश के विकास कहाँ तक हुआ किया होगा, अब रही दूसरी बात। जब सरकार थी हमारी, मुझे याद है 10 वर्ष की सरकार, हुड्डा जी की सरकार 4 से 14 वाली रही जी। जब सरकार को, अगर मेरे आंकड़े याद सही हों, पर मेरा अंदाजा है चौटाला जी की सरकार थी, उससे टेक ओवर 19 ही किया था ना। जी जी बिल्कुल ऐसे किया था। तो मेरे ख्याल में 30-31 हज़ार करोड़ का अंदाजन लोन था सरकार, जहां तक मेरा कर्ज था राज्य पे। ज्यादा नहीं था। जी जी। ये चौटाला जी को भी बदनामी खड़ा करे अच्छा। ये पॉलिटिक्स ऐसी चीज है ना, पॉलिटिकल पार्टियां, मैं उनके विरुद्ध की बात नहीं कह रहा, अच्छा, पर ज्यादा लोन कर्ज नहीं था, मेरा मतलब इस बात से कह रहा हूं। और तब हमने सरकार छोड़ी। हरियाणा पहले नंबर का प्रदेश माना जाता था विकास की दृष्टि से, पर कैपिटा इनकम से, इंडस्ट्रियल ग्रोथ से। ये आंकड़ों की बात है उस समय की। जी। आज तेल जो है मेरे ख्याल में, ये जिस पे जो वैट सेट लग रहा है ना, सबसे कम था, हमसे कम शायद एक आध का 8% का ही हो, 9% का डीजल पे था, पेट्रोल पे कुछ ज़्यादा था। किस लिए कि भी कीमतें कंट्रोल में रहे। लेकिन फिर भी हम पहले नंबर के प्रदेश थे। आज कहाँ हैं और आज कर्जा कितना है, मुझे पता नहीं, मैं तो अखबार में पढ़ लूँ कि 70,000 करोड़ के करीब तो हमने छोड़ा था और काम हुआ जी। प्रदेश में तो हुआ। फरीदाबाद की देख लो सब सारी, फरीदाबाद में मेट्रो कांग्रेस की है, मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के हैं, यूनिवर्सिटियाँ कांग्रेस की हैं, तकनीकी कॉलेज जितने भी हैं सारे टेक्निकल एजुकेशन में यहाँ जितनी भी प्राइवेट हैं सरकारी हैं वो कांग्रेस के हैं। और IMT जैसी यहाँ इंडस्ट्रियल वो बना के तैयार कर दिया, जिसके लिए ये कहें कि हमने ये सड़कें फलानी और कौन कौन सी, आधी तो सारी की सारी
कांग्रेस ने पलवल तक तैयार कर ली थी। ये क्या नाम है, वेस्टर्न वो तो केएमपी। अभी आप बता रहे हो कि 2004 से और 14 में फरीदाबाद पे सीधे आते हैं हम। मैं उसी बात पर अभी बीच हाँ, ना जी चलिए। कर्ज की बात तो रही नहीं जी अच्छा हाँ। तो खैर मेरा मतलब ये है 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज हमने छोड़ा, लेकिन विकास हुआ, चारों तरफ विकास नजर आता है। ये एलिवेटेड रोड भी कांग्रेस के टाइम की हैं। कैसे हैं, शुरू हो चुकी थी बदरपुर से, ऑनगोइंग काम थे, बाद में ये तो अब हुई है पूरे, ठीक है मान लिया, लेकिन शुरुआत उस समय की है। तो जितना भी है, क्या है इनके प्रोजेक्ट नए, सारे उन्हें ही पूरा कर रहे हैं। अंदर की डेवलपमेंट भी खूब जितनी थी उस समय माना है। ये जो फरीदाबाद के लिए ये क्या नाम है, स्मार्ट सिटी नाम दिए है ना, ये तो यूं है कि कांग्रेस की जो एक लेगेसी ना बन जाए, इन्हें खत्म कर लो तो ना बन रहे। नहीं, उस समय की योजना भी जवाहर अर्बन रिन्यूअल योजना थी ये, जिसमें 60-62 शहर थे देश के, उसमें फरीदाबाद भी था, जिसको स्मार्ट सिटी नाम दिया गया। जिसको हम बदल के नए नए नाम दे दो, सड़कों के बदल दो, फलाने ने बदल दो, ये तो एक इनकी वो है तरीके हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आज कितना है कर्ज, आज जो है अलग अलग एजेंसीज का अलग, सरकार का मेरे ख्याल में 3.5 लाख करोड़ माना है। इतना कर्ज है 10 साल में, कहां लग रहा है ये भाई? कहीं फरीदाबाद में लगता नजर आया? तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार की परफॉर्मेंस क्या रही है, इसी से हमें फैसला लेना चाहिए। चौधरी साहब, बात फरीदाबाद की चल रही थी जी, और लोकसभा चुनाव का ऐलान तो हो ही चुका है। बड़ी चर्चाएं हैं आपके नाम की कि फरीदाबाद लोकसभा से आप देखिए तैयारी है या पार्टी आपको तैयार कर रही है? देखिए, इसका जवाब मैं दे दूं। जी, मैंने अपनी ड्यूटी 5 साल पहले अपने बेटे विजय प्रताप को सौंप दी थी कि तू अगर इस लायक है तो काम कर। मैं अब इस आज की राजनीति में मिसफिट हूं। मैं थोड़ी पतली चमड़ी का आदमी हूं। मेरे पास 8 डिपार्टमेंट रहे हैं जी, 8 थे 7 थे मुझे याद नहीं है, इन्हें याद ज्यादा होगी। मैं ऑन ओथ कह सकता हूं, रिश्वत तो बहुत दूर की चीज है, मैंने भेंट भी नहीं ली जीवन में। मैंने काम करने की कोशिश की है। तो यार अब अगला जीवन कुछ आत्म खोज में भी लगाओ। सच्चाई तो ये है, लेकिन पब्लिक की भावना और पार्टी का एक वो रहा है, तो मैं ऑन डिमांड हूं। अच्छा, ऑन डिमांड तैयार हैं आप? वास्तविकता है, ऑन डिमांड तैयार हैं। मैंने इलेक्शन के टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया, आवेदन नहीं किया था जी, नहीं किया, तो मैं ऑन डिमांड ही हो गया ना। पब्लिक ऐसा चाहती है, इनका सर्वे चारों तरफ से यही आवाज, और भाई पार्टी का आदेश है, तो भाई मैं फिर इसलिए उन भावनाओं का ध्यान करते हुए फिर मैंने माना कि चलो भाई 5 साल फिर और उसमें लेट हो जाऊंगा जो असल काम है। वापस मुख्य धारा में एक बार 5 साल दोबारा आएंगे राजनीति तो भाई ये है वो सवाल, पर मेरा ही नहीं है जी। इन सारे परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें जिनका मैं कह रहा हूं, तो आज परिवर्तन की आवश्यकता है, विशेष तौर से समाज के हित में। इसलिए कोई भी उम्मीदवार हो, मैं हूं और कोई भी हो, देखो जनता को, अगर जनता ये देखती है कि वेदों में कहा गया है कि अगर परिवार का हित है तो अपनी जिधर उसको एक तरफ उससे छोड़ देना चाहिए, साइड कर देनी चाहिए। ठीक बात है, बिल्कुल जी। और अगर इलाके का हित है तो फिर परिवार के हित को भी छोड़ देना चाहिए, और भाई समाज का हित है तो फिर और सब चीज के सबको छोड़ देना चाहिए, अपनी भावनाएं भी छोड़ देनी चाहिए। इसलिए आज मैं समझता हूं समाज और प्रदेश का हित इस बात में है कि परिवर्तन करना चाहिए,
दो ही मापदंड हैं चुनाव के, हम्म। व्यक्ति विशेष कैंडिडेट कैसा हो, जी उसकी पात्रता, जी, जी। उसका चरित्र, उसकी क्षमता, जी उसकी काबिलियत, पहला क्राइटेरिया ये है, मैं ये मानता हूँ। जी अगर पार्टी के लोग कई बात कहते हैं कि भाई अपनी अपनी सोच है जी। कि भाई पार्टी बड़ी है, व्यक्ति पीछे है, लेकिन मेरी सोच अलग है। पार्टी में अच्छे लोग हैं तो पार्टी जिंदा रहेगी, जी नहीं है तो पार्टी नाम की रह जाएगी। ठीक बात है। एक समय हुआ करता था चौधरी चरण सिंह जैसा आदमी, जी उसका एक स्थान था, 90-100 एमएलए उत्तर प्रदेश में अपने दम पर उसके आते थे। तो पार्टी बड़ी, चौधरी चरण सिंह बड़ा। जी उसके बाद क्या हुआ, हम्म। पार्टी तो नाम से रही, हाँ हाँ, चौधरी चरण सिंह की पार्टी भी मैं वही कह रहा हूं। जी 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 तो व्यक्ति पहले जरूरी है मेरी दृष्टि में। अच्छे लोग जाएंगे तो अच्छे अच्छा रहेंगे, होगा। जाएंगे तो पार्टी रहेगी, शासन वो ठीक चलेगा। जी जी और दूसरा, पार्टी की पॉलिसीज क्या हैं, जी उसके दूसरा ये है पार्टी का। तो मैं सोचता हूं दोनों दृष्टि से कांग्रेस ही एक बेहतरीन विकल्प है। आज आवश्यकता है जी परिवर्तन की, इसलिए जनता, मैं समझता हूं परिवर्तन का मन अंदर तो बनाई बैठी है। चारों तरफ से आवाज है। हरियाणा की आप जिक्र कर रहे हो, मैं तो अखबारों में कई बार थोड़ा देख लेता हूँ, बहुत कम पढ़ता हूँ, अखबार भी नहीं पढ़ूँ ज़्यादा जी कि ज़्यादा छोड़ो ये धंधा। जी जी हरियाणा में जो स्थिति हो रही है, कहीं घुसने नहीं दे रहे, कहीं कुछ नहीं कर रहे। हमारी यहाँ की मिट्टी थोड़ी ढीली है, हम यहाँ व्यापारी ज़्यादा हैं, जी समझ रहे हो ना। यहाँ फरीदाबाद की इधर की, वहाँ लोग हैं, मतलब मर्द हैं, बड़े अड़े बैठे हैं जहाँ जहाँ। 19 में अंडर करंट इतनी था, लोग ऐसे थे कि परिवर्तन तो चाहते थे पर कांग्रेस को यकीन नहीं था अब कितनी सीट आ जाएंगी, जी फिर भी 31 सीट दे दी विधानसभा में। जी आज तो भैया अंडर करंट है और लोग ओपन आ रहे हैं अंडर करंट के अलावा। अंडर करंट विधानसभा के लिए, लोकसभा नहीं, लोकसभा में, अब ये लोकसभा में ही तो हो रहा है। जी नहीं, अभी आपने दोनों मिक्स कर दिया। आपने नहीं, पिछली नहीं, बार का मैं 19 का विधानसभा वो का आ गया। तो उसके जी, लिए जी, तो एक खास तौर से है। जी। पहले ही कहते हैं कि हरियाणा में सरकार आ रही है, जी सरकार आ रही है। हाँ हाँ तो भैया पार्लियामेंट में भी ये 2-3 जो मामले जिसका मैंने अभी जिक्र किया, लोगों के अंदर ना मंदिर का असर है, और वो जो जुमले की बात वो भी दिमाग में खुल रही है कि यार ये तो बात तो ठीक है, ये तो ये सारी चीजें हैं तो पार्लियामेंट को भी प्रभावित कर रही हैं। जी। तो ऑन डिमांड चौधरी महेंद्र प्रताप तैयार हैं आपको जवाब लोकसभा के लिए। कह तो दिया, बिल्कुल मेरा जवाब है। तो मैंने किया आपका पब्लिक भावनाओं का ध्यान करते हुए, आपका वही जवाब है। पब्लिक भावना और पार्टी आदेश जी को मुझे मान्य होगा। 1996 में पहला चुनाव हुआ था आपका और कृष्णपाल गुर्जर का, छाड़ में हुआ था 96 में। हाँ 2000 में हुआ, उसके बाद 2005 में हुआ, 2009 में आपका अलग अलग हो गया। ठीक है। 15 साल आप आमने सामने की राजनीति करते रहे। अब एक बार फिर आमने सामने वाले क्या दिख रहे हैं, क्या लग रहा है? देखो ये संयोग है, मुझे पता नहीं अब भी मैं होऊंगा नहीं होऊंगा, पार्टी किसे देगी किसे ना देगी, 1-2 दिन में पता लग जाएगा जी। लेकिन देखिए वो ठीक है, कृष्णपाल जी और हम लड़े भी हैं, उनसे मैं हारा भी हूँ। एक बार 161 वोट से हारा था। हाँ जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया था आपको, जब टिकट आप बीएसपी से लड़े थे शायद उससे। बीएसपी ने सिंबल दिया था, मैंने बेचारे इनका दफ्तर आज भी नहीं देखा। जी जी लेकिन मैं आज भी उनका शुक्रगुजार हूँ जी कि सिंबल तो दे दिया मुझे, जी जी घर बैठे नहीं भेज दिया, जी जी दफ्तर तक भी आज तक भी नहीं देखा मैंने। जी जी। और 161 वोट हारे थे 2000 का। और अगली बार कांग्रेस ने फिर टिकट दे दिया, आपका काट दिया, फिर 63,000 कितने वोटों से जीता था। नेक्स्ट टाइम जी अमर कृष्णपाल जी लड़े थे। जी जी 2004 की बात है। हाँ 2004-05 वाला चुनाव जो हुआ तो भाई 63 कुछ से जीता भी था। 63,000 से आपकी जीत थी। तो चलता रहा है, समय की वो है। आज अगर फिर संयोग कुदरत को ऐसा ही करना होगा जी, तो ये हरी इच्छा है जी, पब्लिक की इच्छा है जी। तो उसके लिए चौधरी साहब एक आखिरी लास्ट सवाल, फरीदाबाद के कौन से 4-5 बड़े मुद्दे समझते हो जिनकी फरीदाबाद को खास जरूरत है? देखिए वैसे सुनिए, देखो जहाँ तक फरीदाबाद की वो जहाँ तक ताल्लुक है, फरीदाबाद गुड़गांव में से काफ़ी पिछड़ा हुआ है जी, जो सबसे आगे होना चाहिए, सबसे आगे होना चाहिए था जी।
यहाँ की आबादी बड़ी बेहताशा बढ़ी है, हम्म और बढ़ी हुई आबादी डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा बाधक है, बाधा भी है। हम्म अनऑथराइज कॉलोनीज, सीवरेज सिस्टम, हम्म पानी, ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें एक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं। हम्म मेट्रो का एक वो था, हम हालांकि फरीदाबाद तक मेट्रो बल्लौड़ तक हम नहीं पहुंचाई, जी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। जी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने मेट्रो दे दी, हम्म हमने मान ली कि चलो दे दी भैया। पलवल तक के लिए भी कहा हुआ है वैसे तो। नहीं नहीं, जी चलिए। इन्होंने कहा है, हाँ मनोहर लाल जी ने कहा है अभी। अब 10 साल तो हो गए कहते कहते। हाँ हमने जब ये यहाँ तैयार कर रहे थे, मुझे याद है यहाँ पब्लिक मीटिंग की थी और ये कहा था कि अगले उसमें हम 2 साल के अंदर अंदर 5 ही नहीं, गुड़गांव तक मेट्रो पहुंचा देंगे। जी पलवल का नहीं था जिक्र, गुड़गांव में था। पलवल के मुकाबले में गुड़गांव को ज़्यादा सही उचित मानता हूँ कि हज़ारों लोग गुड़गांव से यहाँ से गुड़गांव रोज सर्विस करते हैं, जाते हैं अपने व्यापार पे व्यवहार। जी 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 तो ये पहले होना चाहिए, घोषणा उनकी हुई लेकिन नहीं। अब पलवल और बल्लौड़ एक हो गया, इसके साथ साथ वहां तक भी आवश्यक है। जी पलवल भी एक शहर फरीदाबाद का हिस्सा मतलब ये दोनों आपकी प्राथमिकता पे पहले रहेंगे। होंगी, होनी चाहिए। गुड़गांव फरीदाबाद की घोषणा अब तक नहीं बनी, बहुत नहीं लंबा बनी। टाइम हो गया। हाँ। और पलवल की घोषणा हो चुकी, नहीं होनी बनी, चाहिए। दोनों प्राथमिकता पे हैं। जी सफाई का सिस्टम आप ये देख रहे हो कि इतना चारों तरफ मेरे ख्याल में गंदी गंद पड़ी नजर आती है, कहीं भी आप निकल जाओ बहुत बुरी हालत है। जी अब एक यहाँ मैं क्या कहूँ, ये तुम्हारी कौन सी है ये बंदवाड़ी नहीं, ये अरे झील बड़खल लेक। बड़खल लेक, पता नहीं कैसे क्या कैसे योजनाएं बढ़ा देते हैं। 10 साल हो लिया, एसटीपी के पानी भरा जा रहा है उसके अंदर। मैं वही बात बता रहा हूँ कि क्या है, क्या सोच है। अब सरकार ने ये विषय पहले भी आया था, मैं मिनिस्टर था, कि भाई इसको, ये हमारे अधिकारी इनकी वो थी है योजना थी, अधिकारी ये भी बैठे हैं कि ये बुरा ना मान लें। और उसमें मीटिंग में अधिकारी भी थे, मैं भी थे, सीएम साहब भी थे। पता नहीं 350 करोड़ की थी, 250 करोड़ की, कि वहाँ पानी को जैसे रेनीवेल का है ना, उसको स्टोर किया जा रहा है, उस पानी को वहाँ से साफ किया जाएगा उस माध्यम से, और जो है बूस्टिंग स्टेशन जो भी होंगे बना कर उसको यहाँ पानी छोड़ देंगे। ऐसे छोड़ा जाएगा। अब वो जो योजना आई है, मुझे इसलिए है कि मैं यहाँ का एमएलए मिनिस्टर था। जब तक मुझे योजना का पता नहीं था, मैंने ही खुद अपोज किया जी कि हम कैसी स्कीम बना रहे हैं। मगर देखिए, अधिकारी लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे हो सकते हैं, पर व्यवहारिक बनो थोड़ा सा। 350 करोड़ की वहाँ स्कीम बनेगी, रेनीवेल से ही पानी ले रहे हैं पीने के लिए, वही थोड़ा होएगा। इन झीलों के भरने के लिए उस पानी को यहाँ डालेंगे, सफाई करने में 350 का बजट 500-600 तक पहुंचेगा जब तक ये इसे लागू करेंगे। और जो ये पानी है, इसको नी डाल दो तुम, उसमें तो पश्चिम की तरफ से रोज गंद आई करेगी सारे शहर में। जी जी बदबू होगी उसके पानी की जो है। जी जी तीसरा, ये अगर भर दिया हमने, बोल तो नहीं भरता, तो ये अब आबादी होगी यहाँ चारों तरफ, तो नीचे सीपेज भी चलेगी, मकान बने पड़े हैं, सारे मकान फटेंगे, मकाने गिरेंगे। तो ये ऐसी योजना बनाओ जो व्यवहारिक भी हो। ये व्यवहारिक नहीं होगी तो खुड्डा जी ने कहेंगे ठीक है भाई, ठीक है। देखो, उनकी समझदारी थी कि भाई इसमें क्यों करें, मैं कहा इसके लिए एक तरीका तो है, मैं बताऊं। ये भी कहा था उन्होंने जी, उस तरीके को आगे देख सकते छोड़ गया। अच्छा। हाँ, यानी उसको ये था कि इसको जो है, देखिए, ये चौधरी बंसीलाल जी ने ये टूरिज्म का वो शुरू किया था, और बड़ी अहम जगह थी ये। लेकिन ये फिर चल नहीं पाया, चारों तरफ से तो पानी बंद हो गया, यहाँ के बहुत हादसे हो गए, कई बहुत कारण थे। जी जी मगर इसको जो है एक ऐसा पार्क या स्टेडियम टाइप एक नेशनल लेवल का एक
वो बनाइए जहां टूरिस्ट वगैरह टूरिज्म का भी वो चले, और एक छोटा जैसे झील है, 2 अलग अलग पोर्शन अलग अलग वो बना दीजिए। जी जी। उसके लिए खाने भरी पड़ी हैं जिनमें 100 फुट पानी है, 2-3 जगह जो है उनका पानी खत्म नहीं होता, उसको पानी से भरो इनको, वहां झील में भरा रहेगा तो यह मर जाएगा, लेकिन वो थोड़े उसमें जो शहर के लिए भी खतरा ना हो और ये पर्पस भी अपना पूरा हो जाए। जी जी। पर वो फिर उस समय बाद छोड़ दी गई। इंटरनल सड़कें फरीदाबाद की, जी, वो बाहर के दावे तो हैं, दिखती भी हैं, सड़कें बाहर बनी हुई हैं, एलिवेटेड बने हुए हैं। आप कह रहे हो हमने बनवाई, वो कह रहे हैं हमने बनवाई। नहीं, मैं नहीं करा, उन्होंने बनवाई, चलो मैं नहीं करा इसके लिए। आपने शुरू की, उन्होंने पूरी एलिवेटेड, ये और कोई काम के टाइम पे शुरू हुई। मैं कह रहा हूँ फरीदाबाद के अंदर की सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। उनकी अब वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर वो कहाँ गया पैसा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपके माध्यम वो से। आपकी प्राथमिकता पे रहेगा आगे? नहीं, जरूर रहना चाहिए वो जी। सीवरेज है, नालियां हैं, पानी है, मूलभूत ढांचा जो विकास ये का जरूरी है जी। और एक सफाई, जी, जो गंद हुआ पड़ा चारों तरफ कचरे वो पड़े रहते हैं, गौएं हैं उसको बेचारी उन्हें खाती हैं, वो मर भी जाए बेचारे, उनके पेट से निकलता है कई ये प्लास्टिक करी। तो ये चीजें हैं, इनको हमें बड़ी गहराई से देखना होगा जी। वरना इसको कैसा स्मार्ट सिटी है, ये तो बिल्कुल नरक बनता जा रहा है। जी जी। नाम का है, मुझे अच्छी तरह याद है इसमें नेहरू अर्बन योजना में मैं एमएलए था वहाँ अपने, उसमें सबसे पहले मैंने वहां उस योजना का पैसा शुरू कराया था, जिसमें विशेष तौर से मास्टर लाइन सीवरेज की जो है ना, बड़ी 5-5, 6-6 फुट वाली, सारे उसमें वहां तक सीही तक सारे उसमें सराय से लेकर आज वहां उसकी प्रॉब्लम नहीं है मास्टर लाइन की वजह से, ये बड़ी लाइन हो गई। मैंने तो आज इधर चला गया, लोग बता रहे थे वहां भी हमने एक मास्टर लाइन अपने उसमें डाली थी, क्या नाम है, पल्ला के पास, समय से पहले ही 5-5 फुट की, वो तो बंद कर दी और वो ठप्प पड़ी है और आगे को काम नहीं। तो यही सारी समस्याएं पलवल में भी हैं, हाँ, दोनों तरफ हर आपका, जगह ही है, दोनों के लिए आपकी प्राथमिकता रहेगी। जहाँ जहाँ शहरियत बड़ी है जी, जी, जी। वहीं प्रॉब्लम स्वाभाविक है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें विशेष पहले भी ध्यान देना चाहिए, समय से पहले देना चाहिए। जी जी। तो हमारी प्राथमिकता ये होगी कि इस शहर को वास्तविक रूप से हम एक अच्छा शहर, दिल्ली की उससे बेहतरीन तरीके से इसको यहाँ बढ़ाए। जी जी जी। तो ये थे चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से और बड़े अंदाज से, बेबाक अंदाज से हमारी हर बात का जवाब भी दिया और फरीदाबाद की खासकर जनता को ये बताया भी सही कि फरीदाबाद को लेकर के उनकी क्या प्रोग्राम है, क्या पॉलिसी है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि उनका नाम चल रहा है लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर, तो बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर पार्टी का निर्देश होगा और जनता चाहती है परिवर्तन का, बदलाव का मूड है, तो वो भी तैयार हैं। तो फरीदाबाद तैयार है, देश तैयार है लोकसभा चुनाव के लिए, और महेंद्र प्रताप सिंह जी भी तैयार हैं बतौर कांग्रेस कैंडिडेट अगर उनको पार्टी मौका दे रही है। तो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, खासकर क्योंकि फरीदाबाद एनसीआर का जिला है, तो बहुत महत्व रखता है पूरे देश के अंदर। यहां से एक बयार जो चलती है वो दिल्ली तक जाकर रुकती है। किस प्रकार का इलेक्शन होगा, कैसा होगा, कौन कैंडिडेट होंगे, सभी के अपने कयास हैं। लेकिन चौधरी साहब का जो नाम चल रहा था, जो लोग सुन रहे थे, उसको हमने आपको बताया कि आखिर सब कुछ सच क्या है और लोग क्या चाहते हैं। तो आने वाले समय में जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा, जब तक प्रत्याशियों के नाम स्पष्ट नहीं हो जाते तब तक तो थोड़ा सा कुहासा है, और उसके बाद जब एक तरह से इस कुहासे को हटने के बाद में मौसम साफ होगा, जैसे अभी बारिश, मैंने आपको बताया वीडियो शुरू करते हुए बारिश हुई थी और अब बारिश बंद हो चुकी है, तो उसके बाद में लोगों के सामने सही रुझान आने लगेंगे। हम भी आपके साथ मिलते रहेंगे, बताते रहेंगे। आपके इस शो के साथ जो बारिश हुई है जी, इसे शुभ संकेत मानो। ये शुभ संकेत बता रहे हैं चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह, जो बारिश शुभ संकेत माना ही जाता है। जी, बारिश शुभ संकेत माना ही जाता है। जी जी जी। इसके अलावा इंद्रदेव ठीक है। जी जी जी। ये जी, तो ये एक शुभ संकेत भी है। इसी प्रकार के शुभ संकेतों के साथ और शुभ बातों के साथ आपके साथ आगे भी शुभ करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमें और हमारा समर्थन करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।